बीते दिन लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने 3 बिल पेश किए तो विपक्ष ने उसकी कॉपी फाड़कर कागज गृह मंत्री पर उछाल दिया। विपक्ष का आरोप है कि इसके प्रावधानों का उपयोग सरकारें विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए कर सकती हैं। उन्हें केंद्र द्वारा राज्यों के अधिकार छीने जाने का भी डर है। वहीं आज लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित भी कर दी गई। संसद का मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। सदन की कार्रवाई बहुत कम चली। इसके लिए स्पीकर और पीएम मोदी ने निराशा जताई। सत्र के दौरान जहां बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा को लेकर विपक्ष के भारी हंगामे के कारण लगातार गतिरोध बना रहा। विपक्षी सांसदों के हंगामे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों को लताड़ लगाई और कहा, सदन में विपक्ष का आचरण लोकतंत्र के मूल्यों के अनुरूप नहीं रहा। यह संसद की गरिमा के अनुसार नहीं है। उन्होंने कहा कि देश की जनता देख रही है कि किस तरीके से अहम मुद्दों पर चर्चा को रोका जा रहा है। वहीं राज्यसभा में आज ऑनलाइन गेमिंग बिल पास कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के बीच संसद के उच्च सदन राज्यसभा में ऑनलाइन गेमिंग विधेयक को आज पेश किया था। भारी हंगामे और शोर शराबे के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को संसद में 3 अहम बिल पेश किए, लेकिन विरोध में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। कागज के टुकड़े फेंके गए, बिल की कॉपी फाड़ी गई। बुधवार को सरकार की तरफ से 130वां संविधान संशोधन बिल 2025, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी अमेंडमेंट बिल, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल और ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेगुलेशन बिल सदन के पटल पर रखे। मुझ पर झूठे आरोप लगाए, तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ, कोई संविधान को मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था और मैं तो चाहता हूँ कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़े। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संवैधानिक पद पर रहें। लेकिन असल बवाल तो तब हुआ जब अमित शाह ने 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 पेश किया, जिसके बाद तो लोकसभा में जोरदार हंगामा शुरू हो गया। विपक्षी सांसदों ने इसका विरोध किया और कई सांसद लोकसभा की वेल में पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान कुछ विपक्षी सांसदों ने विधेयक की कॉपियां फाड़ दी और उनके टुकड़े गृह मंत्री अमित शाह की ओर उछाले। हंगामा बढ़ता देख मार्शल तुरंत गृह मंत्री की ओर भागे और उनके लिए सुरक्षा घेरा बना लिया। आश्चर्यजनक है कि सरकार को शोभा देता है कि रातों रात चोरी से बिल पेश कर दे। कानून और लोकतंत्र कहता क्या है? कोई भी संविधान संशोधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर 15 दिन पहले सर्कुलेट करना होता है आम लोगों को और सांसदों को कि अपनी राय रख सके। रात को चोरी आप कानून लाते हैं और आप उसको सर्कुलेट करते हैं रात को 12 बजे। सुबह कैसे बहस होगा? हम अपनी राय कैसे रखेंगे? ये वो लोग हैं जो देश के कानून को रौंद देना चाहते हैं। सत्ता में बैठे हुए लोग जिनको लोकतंत्र पर कभी भरोसा नहीं रहा, जिन्होंने तिरंगा को कभी अपनाने का प्रयास नहीं किया, वो सोचते हैं कि पार्लियामेंट रबर स्टाम्प है, जैसे मर्जी वैसे चलाएंगे। ये संभव नहीं है। फाड़ कर फेंका, बहुत अच्छा किया लोगों ने, मुंह पर नहीं फेंकना चाहिए था। दरअसल जिस बिल को लेकर बवाल मचा हुआ है वो बिल जिसमें अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री किसी गंभीर अपराध के आरोप में 30 दिन तक गिरफ्तार रहता है और उसे जमानत नहीं मिलती तो उससे अपने पद से स्वयं बर्खास्त मान लिया जाएगा। विपक्ष ने इन विधेयकों का पुरजोर विरोध किया। कांग्रेस पार्टी ने सरकार के इन तीनों विधेयक का विरोध किया। कांग्रेस ने कहा कि सरकार को चाहिए कि वो इस बिल को वापस ले। देखिए, विषय बहुत गंभीर है और विषय पर पहले सरकार को चर्चा करनी चाहिए, कानूनविदों से राय लेनी चाहिए थी। जो हमारा पूरा का पूरा जो है क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस कहता है कि जब तक आप दोषी नहीं पाए जाते तब तक आप गिल्टी नहीं है। ये तो पहले ही आपको जो है उस कायदे में, उस कटघरे में खड़ा कर दे रहे हैं। अब मेरा कहना है, आज ईडी किसके पास है? आज सीबीआई किसके पास है? इनकम टैक्स किसके पास है? जो जांच एजेंसियां जब सरकार के कब्जे में है, जब उनके तोते की तरह काम कर रही हैं, तो क्या उम्मीद करें कि न्याय मिलेगा? मुझे तो लगता है कि ऐसे बिल की ज़रूरत अभी जो है बिना व्यापक चर्चा किए और सरकार को इसको वापस लेकर के जो है आगे की कार्रवाई सबसे बात करके कानूनविदों की राय लेकर
जो संघीय ढांचे पर प्रहार करे, जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था को बदलने का काम करे, ऐसे बिल की मुझे नहीं लगता कि जो है इस आपाधापी में कोई ज़रूरत है। विपक्ष की आशंका है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर निर्वाचित सरकारों को अस्थिर किया जा रहा है। विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। देखिए, लोकतंत्र की हत्या करने पर आमादा हैं। ये लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं। आप बता रहे हैं कि 30 दिन के अंदर हम ईडी तोते की तरह आप इस्तेमाल करते हैं। ईडी आपका तोता बन गया। किसी को भी गिरफ्तार करिए, मुख्यमंत्री को या सर्विंग मिनिस्टर को, और 30 दिन उसे रखिए, उसकी कुर्सी ले लीजिए, उसके बाद उसकी पार्टी तोड़ दीजिए। और क्या ड्रामा है? और यही तो तमाशा करना चाह रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री को लाने की किसी की औकात है कभी कोई इस उसके दायरे के अंदर? प्रधानमंत्री को, जो मौजूदा प्रधानमंत्री होगा, किसी ईडी की, किसी अदालत की, किसी की हैसियत होगी कि उसको अंदर बैठे हुए प्रधानमंत्री को अंदर कर दे? क्या बात आप कर रहे? सिर्फ झूठ बोलना, लोगों को तमाशा दिखाना। हालांकि अमित शाह ने बिल पेश करने के दौरान कहा कि सरकार इस बिल को जेपीसी को भेजने का प्रस्ताव रखती है। बावजूद इसके बिल को विरोध का सामना करना पड़ा। हाल इन तीनों विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति में चर्चा के लिए भेजा गया है। समिति की रिपोर्ट के बाद ही इन कानूनों में संशोधन संभव होगा। लोकसभा में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पास हो गया है। ये बिल ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने और रियल मनी गेम्स पर रोक लगाने के लिए बनाया गया है। Honorable Deputy Chairman, sir, I rise to move that the promotion and regulation of online gaming bill 2025 as passed by the Lok Sabha be taken into consideration. हमने इसको लेकर लोगों से बात की, जनता के पास सवालों के साथ गए और सर्वे को अब आपके सामने रखते हैं। हमने जनता से जाकर पहला सवाल पूछा। लोकसभा में पेश 3 अहम विधेयक जिनके तहत गंभीर आपराधिक आरोप में 30 दिन जेल में रहने पर मंत्री पद से हटा दिया जाएगा, इस पर आपकी क्या राय है? विपक्ष का विरोध गलत है, 63% लोगों ने कहा। विपक्ष का विरोध जायज है, नेक टू नेक 65% लोगों ने कहा और 2% ने इस पर कुछ भी नहीं कहा। तो विपक्ष के विरोध को जायज ज्यादा लोग मानते हैं। क्या आप इसे देश में राजनीतिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध सरकार के बड़े फैसले के रूप में देख रहे हैं? तो 77% ने कहा कि हाँ बिल्कुल बड़े फैसले के रूप में देख रहे हैं। 23% ने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं देख रहे, और किसी ने भी बीच का रास्ता नहीं अपनाया। तीसरा सवाल, क्या जेल में रहकर किसी मंत्री या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा सरकार चलाना उचित है? आपको दिल्ली की बात याद होगी। हाँ बिल्कुल, 22% लोगों ने कहा ठीक है, लेकिन 77% ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, अगर आप जेल में हैं तो सरकार नहीं चला सकते। 1% ने कहा कि हम इस पर कुछ नहीं कहेंगे। तो इन सर्वे में तो हमने लोगों से बेसिक सवाल पूछे। चौथे सवाल को भी आपके सामने रख देते हैं। केंद्र सरकार ने लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 पेश किया। आपकी क्या राय है? युवाओं को वित्तीय धोखाधड़ी से बचाएगा, 47% लोगों ने इस बात के पक्ष में कहा। राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे के खिलाफ बड़ा फैसला, 31% ने कहा। ऑनलाइन जुए को झटका, 12% यहां पर लोग कह रहे थे, लेकिन 47% लोग सही बात पर जा रहे थे। क्या वर्तमान में केंद्र की एनडीए सरकार के फैसले को आप जन सरोकार से जुड़ा हुआ पाते हैं? 69% ने कहा हाँ बिल्कुल जन सरोकार से जुड़ी है। 22% ने कहा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और 9% ने इस पर कुछ भी नहीं कहा। खुशबू जैन हमारे साथ साइबर विशेषज्ञ के तौर पर इस वक्त जुड़ गई हैं। डॉक्टर पवन दुग्गल वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे साइबर सुरक्षा के विशेषज्ञ के तौर पर। खुशबू, सबसे पहले तो हम इसी कानून पर आ जाते हैं, जो कानून यहाँ पर ऑनलाइन गेमिंग की बात करता है, लोगों को करोड़ों जितवाने की बात करता है, कुछ पैसे से शुरुआत करने की बात करता है, और वो कुछ पैसे बाद में कब बड़ा अमाउंट बनने लगते हैं उसकी कोई लोगों में जानकारी नहीं रहती। सरकार ने कहा कि उसने मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, जिनके युवा ऐसी चीज़ों के लालच में जल्दी आ जाते हैं क्योंकि बहुत अलग तरीके से पेश किया जाता था इन सबको, उनके भले के लिए इसको लाई है। पहले तो साइबर एक्सपर्ट के तौर पर आप इसको कैसे देखती हैं, इस ऑनलाइन गेमिंग को लेकर लाए हुए बिल को, जो दोनों ही सदनों से अब पास हो गया है?
तो पहले समझने की कोशिश करते हैं कि गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग का अभी तक क्या लीगैलिटी या किस तरीके से ये देखा जाता था। तो अगर आप देखेंगे तो ऑनलाइन गेम को लेकर या गेमिंग को लेकर अलग अलग स्टेट में अलग अलग लॉज थे, और वो जो अलग अलग स्टेट में लॉज थे उसमें ये बोला जाता था कि गेम ऑफ स्किल, जहां पे आप स्किल का या दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, वो जो है वो लीगल है। जहां पे आप चांस की बात करते हैं, तो वो जो चांस है, गेम ऑफ चांस, जहां पे कोई दिमाग का इस्तेमाल नहीं होता है, आप सीधे सिर्फ बोलें कि आज बारिश होगी, आज बारिश नहीं होगी, या अगर आप उसको सट्टे की तरह देखें तो वो गैम्बलिंग केस में पाया जाता था, और गैम्बलिंग एक इलीगल बिजनेस था। तो ये जो दो चीजें थी, ये डिसाइड करती थी कि क्या ऑनलाइन गेम जो है वो आप ये बिजनेस चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं, आप गेम ऑफ चांस में हैं या गेम ऑफ स्किल में हैं। बट ये जो गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल की बात थी, इसको बहुत सारी गेमिंग कंपनीज बाईपास करके मिसयूज करने लगती थी इस स्किल वाले क्राइटेरिया को। और आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो गई। इंडस्ट्री बड़ी हुई, उसमें कुछ खतरनाक बात नहीं थी, बट ये जो इंडस्ट्री थी, यहाँ पे ऑफशोर एंटिटीज बहुत सारी आ गई, इंडियन एंटिटीज भी बहुत सारी आ गई। अब ये एंटिटीज क्या करती थी, ये आपको ये इस तरीके से अपना गेम बनाते हैं कि यहाँ पर गेम इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है कि आप एडिक्शन, पहला। दूसरा, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर होते हैं कि आप एग्जिट नहीं कर सकते गेम को। आपको लगता है कि आज मुझे 4 मिला है, कल मुझे 5 मिलेगा, बट ये जो 5 मुझे मिल गया है, ये लेने के लिए मुझे और थोड़ी देर खेलना होगा। तो ये इस तरीके के तरीके अपनाते थे अपने गेम में कि आप चाहकर भी इस गेम से आउट ना हो सके, आप उस चंगुल में फंस जाते हैं। आपका खुद का पैसा निकालने के लिए भी आप उसी में फंसे होते हैं। कुछ गेम्स होते हैं जहां पे आप और लोगों को अगर लाएंगे तो आप अपने थोड़े पैसे बाहर निकाल सकते हैं जो आप जीते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके से ये चाह रहे थे कि लोग जो है वो एडिक्टेड हो जाए इस गेम में। अभी तीसरा पहलू ये था कि बहुत सारी जो कंपनीज थी, उनको लगा कि ये बहुत आसान है इस तरीके से लोगों को लुभाना, लोगों को गेम खिलाना। 2 बार अगर पैसे दिए और तीसरी बार जब बड़ा अमाउंट आता है तब हम गायब हो जाएं, और फिर हम एक और नई कंपनी खोल लें, फिर हमारे पास में लोग आ जाए। तो ये जिस तरीके से हम देखें कि कितनी सारी कंपनीज जो ट्रेडिंग स्कैम करती है, ये स्कैम करती है, गेमिंग के भी बहुत सारे स्कैम्स आ गए। अब इनको रेगुलेट करना बहुत मुश्किल हो गया था, बिकॉज लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को ये पता होने तक कि ये लीगल है, इलीगल है, वो जो ग्रे एरिया था स्किल और चांस का, इसको ये लोग मिसयूज करते थे। बहुत सारे म्यूल अकाउंट्स बनने लगे जहां पे ये गेम पैसा जाता था किसी और के अकाउंट में, फिर वहां से किसी के अकाउंट में और बाहर चला जाता था। सरकार ने ये भी देखा कि ये पैसा टेररिज्म में इस्तेमाल हो रहा है। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर देखते हुए, और उसके साथ में नंबर ऑफ सुसाइड्स, जो मैं आपको एडिक्शन की बात कर रही सही थी, कह रही हैं आप। एडिक्शन से 40-50 लोगों ने सुसाइड कर लिया। जब आप सुसाइड की बात समझते हैं कि गेम खेलते खेलते लोग इतने वो हो चुके थे, इतने निराश या इतने उसमें फंस चुके थे कि उस चंगुल से बाहर निकलने के लिए वो सुसाइड तक कर रहे थे। तो ये सारी चीजों को देखते हुए बोला गया कि सरकार गेमिंग के खिलाफ नहीं है, आप गेम खेले, सोशल गेम्स खेले, आप ई स्पोर्ट्स खेले, पर जहां पे भी पैसे की बात आती है, वो जो गेम्स है वो इलीगल है, भले से वो स्किल हो या चांस हो। ऑनलाइन मनी गेम, मनी इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। जैसे ही आप मनी फैक्टर को लेकर आते हैं, वो इलीगल हो जाते हैं। तो अगर आप इस तरीके के गेम प्रोवाइड कर रहे हैं, भले से आप इंडिया में हो या इंडिया के बाहर से हो, ऑफशोर एंटिटी हो, आप इंडिया के जुरिस्डिक्शन में इस तरीके के गेम नहीं प्रोवाइड कर सकते। पहला, अगर आपने किया तो आपके ऊपर 3 साल तक की सजा हो सकती है। दूसरा, अगर आप एंडोर्स करते हैं सेलिब्रिटी होकर या किसी तरीके के इन्फ्लुएंसर होकर, तो आपके ऊपर भी सजा होगी। तीसरा, अगर आप बैंक हैं या फिर पेमेंट गेटवेज हैं और आप इनके अकाउंट्स खुलवाते हैं, तो आपके ऊपर भी सजा होगी। तो जिस तरीके से अगर ये ग्रे एरिया में भी आ जा, ब्लैक मार्केट में भी खोलने की कोशिश करेंगे, तो सरकार ने एक छोटा सा बिल लाया है जिसमें उन्होंने क्लियरली डिफाइन किया कि ऑनलाइन गेमिंग क्या होती है, इस पे कितने प्रतिबंध है, सोशल गेम जो है उसको फ्लरिश किया जाएगा, ई स्पोर्ट्स को फ्लरिश किया जाएगा, ऑनलाइन गेम को चलाना, उसको फैसिलिटेट करना, उसमें किसी भी तरीके से एसोसिएट होना, किसी भी तरीके से एसोसिएट होना, जब इन्फ्लुएंसर हो या उनकी कोई सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो, उनका बैकएंड पे कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, या फिर आप इन्फ्लुएंसर हो या फिर आप बैंक हो उनको फैसिलिटेट कर रहे हो, ये आप सब पनिशेबल की कैटेगरी में आएंगे। ये प्रोहिबिशन है, और इसको अगर आप करते हैं तो आपके ऊपर 3 साल की सजा है पहली बार में। दूसरी बार में ज्यादा अमाउंट, अगर आप सेकेंड टाइम पकड़े गए हो तो आपको और सजा मिलेगी, और कुछ पेनल्टीज भी है। तो ये एक तरीके से कंप्लीट लॉ बना दिया ताकि ये
वाकई डार्क नेट पे भी ना चले, जी। या फिर डॉक्टर पवन दुग्गल भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, विशेषज्ञ हैं साइबर सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी के। डॉक्टर पवन दुग्गल, आपको जानकर, आपको देखकर मुझे कहने में कोई कोताही नहीं कि साइबर सिक्योरिटी को समझना हमारी पिछली जनरेशन ने शुरू किया था, जब लोग बात नहीं करते थे, तब डॉक्टर पवन दुग्गल आप इसके बारे में समझाते थे। लेकिन सरकार ये जो बिल जो कि पास हो गया है उच्च सदन से, आज राज्यसभा से भी, ये कितना बड़ा गेम चेंज करेगा? क्या सिनारियो रहेगा? वो जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां करोड़ों का एक ऑफर करती थी, मैं तो ऐड देखकर हैरान था कि 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़, और वो मध्यम वर्गीय लड़का, युवा जो आज के आधुनिक इसमें खोया हुआ है, वो फंसता था। आप इस सबको किस तरीके से देख रहे हैं सर? मुझे लगता है कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि हम एक ऐसा कानून लेकर आए हैं जिसका उद्देश्य भारतवासियों के हाथों को सशक्त करना है इस ऑनलाइन गेमिंग एक्टिविटी और इस चुनौती को संदर्भ में रखते हुए। प्रॉब्लम यह है कि कोविड-19 आया और वो 2 चीजें सदैव के लिए हमारे जीवन में छोड़ गया। एक है डर और दूसरा है पैनिक। जी। इस डर और पैनिक को ऑनलाइन गेमिंग इकोसिस्टम ने बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया और ज्यादा से ज्यादा लोगों को टारगेट किया। लोग जल्दबाजी में पैसा जल्दी कमाने की फिराक में ऑनलाइन गेमिंग की दिशा में घुसते चले गए, भूल गए कि एक भंवर है, इस भंवर में घुसना आसान है, इसमें से निकलना बाहर बहुत ज्यादा मुश्किल है। और लोग लगातार तबाह होते जा रहे हैं, लोग खुदकुशी कर रहे हैं, अपनी पूरी लाइफ सेविंग्स जो है वो खत्म कर रहे हैं और फिर पा रहे हैं कि साहब हमारे पास तो कोई रेमेडी नहीं है। और ये बात सही है, इस कानून के आने से पहले तक कोई रेमेडी है ही नहीं। आज पहली बार अब देखिए राज्यसभा ने भी इस कानून को पारित कर दिया है। एक बार ये प्रेसिडेंट इस पे सेंड कर देंगे तो ये कानून बन जाएगा। तो एक इस कानून को लेकर जो मिथ्याएं हैं उसको लेकर लोग बहुत चिंतित हो रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि सारी ऑनलाइन गेमिंग कहानी खत्म। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ऑनलाइन गेम नॉर्मल खेलते हैं जिसमें पैसे का कोई ताल्लुक नहीं है, तब तो आप बिल्कुल सुनिश्चित हैं, आप कानून के दायरे में हैं और आपकी तमाम सारी ऑनलाइन गेम्स परमिसेबल हैं। ई स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन जहां आपको ऐसे गेम में डालने वाले हैं या शामिल होने वाले हैं जिसको खेलने के लिए आपको पैसे देने की जरूरत है, या जब आप पैसे देते हैं तो उस उम्मीद की है कि आवश्यकता है कि साहब मुझे पैसे कमाने के लिए मिलेंगे, वो गेम्स को फिलहाल प्रोहिबिट कर दिया गया है, जो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं भारतवासियों के हाथों को ज़्यादा एम्पावर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं संविधान के ऊपर नज़र डालता हूँ तो पाता हूँ कि जो ये कानून बनाया है ये भारतीय संविधान के जो बेसिक मौलिक सिद्धांत हैं उनको प्रतिबिंबित करता है। कहीं ना कहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के ध्येय को पूर्ति करने की दिशा में एक आगे सही कदम बढ़ाता है। तो लॉ तो अच्छा बनाया है, लेकिन समस्या यह है कि केवल लॉ बन जाने से ही छूमंतर चीजें नहीं हो जाने वाली हैं। इस लॉ को कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा ये महत्वपूर्ण बात है। और ये कानून देखिए पारित तो हो गया, विदाउट डिस्कशन पारित हुआ है। अच्छा होता कि इस पर डिस्कशन होता ताकि इसके अंदर जो फिलहाल खामियां हैं या जो एरियाज हैं जहां पर इस लॉ को और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जा सकता है उस पर ज्यादा बहस होती। लेकिन अब क्योंकि लॉ पास हो गया है, अब तो बात यही है कि केंद्रीय सरकार जब आप सेकेंडरी लेजिस्लेशन बनाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस इस नए कानून के तहत, तो उसमें वो अप्रोप्रिएट चेक्स एंड बैलेंसेस डालें। खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग के संदर्भ में इस ऑनलाइन मनी गेमिंग इकोसिस्टम की जो वर्तमान हकीकतें हैं उनको भी प्रतिबिंबित करें, और साथ ही साथ साइबर सुरक्षा के संदर्भ में जो चुनौतियां ऑनलाइन मनी गेमिंग इकोसिस्टम लेकर आ रहा था उसको भी एड्रेस करने का प्रयास करें। कानून का उद्देश्य बहुत अच्छा है, ऐतिहासिक फैसला है। मुझे लगता है सरकार का दृढ़ संकल्प जो है सामने नजर आता है। सरकार की सराहना करना अत्यंत आवश्यक है, और इतने प्रेशर होने के बावजूद भी ये कानून को पास कर दे दिखाना शो करता है कि सरकार की दूरदर्शिता है और सरकार वचनबद्ध है भारतवासियों के संरक्षण के प्रति। बट अल्टीमेटली प्रैक्टिकली हम उसे इंप्लीमेंट कैसे करेंगे वहां पर चुनौती होंगी, क्योंकि ये जितनी सारी कंपनियां
आज ऑनलाइन मनी गेम्स आपको खिला रही हैं, वो तुरंत अपना बस्ता बंद करेंगी, बस्ता लेके बाहर चली जाएंगी भारत के बाहर, और भारत के बाहर बैठे हुए फिर भारतवासियों को टारगेट करेंगे। लिहाजा भारतवासियों में आपको जागरूकता ज्यादा फैलानी पड़ेगी, उन्हें ज्यादा जागरूक करना पड़ेगा कि साहब इस तरह की गेम्स खेलने से किस प्रकार के दुष्प्रभाव या नेगेटिव इम्पैक्ट्स आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी मानसिकता पर हो सकता है, और किस तरीके से आपका भविष्य नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है। वाकई आप एकदम सही बात कर रहे हैं डॉक्टर पवन दुग्गल। लेकिन डॉक्टर पवन दुग्गल, अब से कुछ दिनों पहले तक जब पूरा भारत में, मैं दिल्ली और एनसीआर में आमतौर पर देख रहा था कि हर कोई क्रिकेट के गेम को लेकर और इस ऑनलाइन गेमिंग को लेकर पागल हुआ बैठा था। शुरू में लोगों को बताया, मुझे कुछ लोगों ने, कि 1 रुपए से खेलने के लिए वहां पर था, और फिर धीरे धीरे करके वो अमाउंट बढ़ता था। डॉक्टर पवन दुग्गल, ऐसा कोई आंकड़ा है कि भारत का मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय समाज वो कितने करोड़ों रुपए इनको दे चुका था? ये कितना मालामाल हो गई थी ऑनलाइन कंपनियां? देखिए, ये ऑनलाइन कंपनियां बहुत मालामाल हुई हैं, कोई साइंटिफिक फिगर्स नहीं आए। हालांकि मैं पब्लिक डोमेन में पढ़ रहा था कि करीबन 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे लोग गंवा चुके हैं सालाना बेसिस पर इस तरह के ऑनलाइन मनी गेम्स में, और ये अधिकांश पैसा भारत के बाहर जाता है। अब भारत के बाहर जाता है तो उस पैसे का ताल्लुक किसके साथ है? क्या टेरर के साथ है? क्या मनी लॉन्ड्रिंग के साथ है? और क्या ये पैसा अल्टीमेटली भारत की प्रभुता, अखंडता या सुरक्षा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए तो इस्तेमाल नहीं किया जाने वाला? तो ये बेसिक जो चुनौतियां हैं, जो चिंताएं थी, वो सरकार ने फिलहाल एड्रेस करने का प्रयास किया है, और अल्टीमेटली आपने एक बेहतरीन काम किया है। आपने उन असहाय भारतवासियों को अब एक मजबूत आवाज प्रदान करी है, एक इफेक्टिव रेमेडी प्रदान करी है कि अगर आपको इस तरह की गेम देखती हुई मिल जाए तो तुरंत शिकायत करिए, एफआईआर दर्ज होगी और उनके बरखिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होंगी, और जो फाइन्स भी हैं वो काफी अनप्रेसिडेंटेड हैं। देखिए, जब मैं भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के साथ तुलना करता हूं इस नए कानून की, तो पाता हूं कि इसके यहाँ फाइन्स तो एग्जाम्पलरी हैं, बिकॉज अगर आपके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है 3 साल की सजा है, नॉन बेलेबल है, लेकिन फाइन 1 करोड़ रुपए तक का है। अब वो जमाना था कि फाइन कुछ हजारों रुपए हुआ करते थे, कुछ 100 रुपए, कुछ 1000 रुपए, 1 करोड़ की फाइन। हाँ, आप सही कह रहे हैं डॉक्टर पवन दुग्गल। और ये चोट जब पड़ती है, जिस पैसे से वो आम आदमी को चोट दे रहे थे, तब उसके बाद उनकी स्थिति खराब होती है। खुशबू, आपको भी लगता है, जैसा डॉक्टर पवन दुग्गल भी कह रहे थे, हम एक जीत हासिल कर चुके हैं? थोड़ी कड़वी दवाई है, लेकिन हम एक जीत हासिल कर चुके हैं। अब राष्ट्रपति दस्तखत करेंगे, कानून बनेगा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के बारे में क्या अभी से सोचने की जरूरत है? इम्प्लीमेंटेशन, जैसे पवन जी ने बोला कि इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज लॉ तो बहुत सारे आ जाते हैं, बट इनको किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हो, टाइमली मैनर में इम्प्लीमेंट कर रहे हो, आप उस पर भी देखेंगे तो 69 में जो ब्लॉकिंग के प्रोविजंस है वो यहाँ पे आ जाएंगे। बिकॉज जब आप वो ग्रे एरिया को हटा देते हैं स्किल और चांस के, तो बहुत क्लैरिटी आ जाती है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज या हमारी सरकार के पास में कि कोई भी गेम अगर आप इंटरनेट पे या किसी भी तरीके से किसी भी प्लेटफॉर्म के जरिए देख रहे हैं जो मनी गेम है, ऑनलाइन मनी गेम है, उसको इंस्टेंटली ब्लॉक करना है इंडियन जुरिस्डिक्शन से। तो एटलीस्ट वो क्लैरिटी आ जाती है। कोई बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकता अगर आप ऑनलाइन मनी गेम दे रहे हैं, या कोई इस चीज को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता सोशल मीडिया पे या किसी और तरीके से। तो अगर आप देखेंगे, जब ये क्लैरिटी आ जाती है कि कोई भी गेम जिसमें पैसे का ताल्लुक है, जो ऑनलाइन खिलाया जा रहा है, वो इलीगल है, तो इनको ब्लॉक करना बहुत आसान हो जाएगा। ब्लॉक करने के साथ साथ में इनको पनिश करना आसान हो जाएगा, बिकॉज लोगों के साथ में अवेयरनेस के साथ साथ में अगर लोगों को ये चीज मिल रही है तो वो फिर भी करेंगे। तो इसीलिए सरकार को इस चीज को देखना होगा कि वो रियल टाइम में इसको मॉनिटर कर सके, इसके पहले कि बहुत लोग उस प्लेटफॉर्म या उस गेम को खेलने लगे और उनकी साजिश में आ जाए, उनके चंगुल में आ जाए, उसके पहले ही ये रियल टाइम में ठीक है। अब मैं संक्षेप में आप दोनों से एक एक और जवाब ले लेता हूं, और वो उस बिल के ऊपर जिसको लेकर सबसे ज्यादा हाहाकार मचा। डॉक्टर पवन दुग्गल, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, अगर सजा पाता है तो उसके लिए एक तय समय सीमा कोट अनकोट रख दी गई थी। इस बिल को लेकर बड़ा हंगामा हुआ है। ये सोच क्या सरकार की, जैसा विपक्ष कह रहा है, सरकारों को कब्जा करने की है, या ये सोच वाकई भविष्य के लिए एक पाथ तैयार करने की?
देखिए, ये तो एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है, और क्योंकि हम एक लीगल एक्सपर्ट हैं, मैं इस पर पॉलिटिकल टिप्पणी नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, डिपेंड करेगा कि क्या लैंग्वेज आती है इस प्रपोज लॉ की और उस लैंग्वेज में क्या प्रावधान है। देखिए, संविधान तो बहुत क्लियर है। अगर आपकी कन्विक्शन हो गई है किसी फौजदारी मुकदमे में, तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो उसी सिद्धांत को डेवलप करते हुए आगे इस तरह का बिल प्रस्तावित किया जा रहा है, लेकिन उस बिल में क्या लैंग्वेज आएगी और किस तरह के प्रावधान होंगे, उसको उसका विश्लेषण करने की आवश्यकता होगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी देखना होगा कि उस बिल की जो लैंग्वेज है वो संविधान के जो मौलिक सिद्धांत हैं, बेसिक स्ट्रक्चर हैं, उसके साथ तारसंगत है या नहीं है। उद्देश्य बहुत क्लियर है, वो चाहते हैं कि पब्लिक आपकी जो लाइफ में ट्रांसपेरेंसी रहे, अकाउंटेबिलिटी रहे और लोगों के प्रति एक जवाबदेही रहे। बट अल्टीमेटली क्या वो बिल सामने आता है और क्या वो बिल सरकार पारित करती है संसद में, वो आने वाला समय बताएगा। तब उस बिल की लैंग्वेज को देखकर हम टिप्पणी कर पाएंगे कि ये बिल में लीगल मसले क्या क्या है। वाकई 130वां संविधान संशोधन है, उसमें सीएम पीएम मंत्रियों अगर 30 दिन से ज्यादा तक हिरासत में रहता है तब बड़े एक्शन की बात यहां पर है। डॉक्टर पवन दुग्गल ने तो साफ कर दिया इसकी भाषा पर भी ध्यान देना होगा। पास हुआ नहीं है, अभी चर्चा में ही रहेगा या फिर जेपीसी को जाता है, क्या होता है वो स्पष्ट होगा। लेकिन खुशबू, आपको भी लगता है कि ये भी बिल आउट ऑफ द बॉक्स है या बहुत ज्यादा सरकार ने इस पर सोच लिया? अगर आप देखेंगे तो इस बिल का जो उद्देश्य है, अभी एग्जैक्टली क्या पास होता है उसके ऊपर जाकर हम टिप्पणी कर सकते हैं, पर अगर आप उद्देश्य देखेंगे तो उद्देश्य बहुत अच्छा है। बिकॉज ये एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी लाने की बात कर रहा है, एक तरीके से ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप एक पोजीशन जैसे कि सीएम हुआ, पीएम हुआ, जब आप ये पोजीशन ऑफ पावर को आप रखते हैं तो वहां पे इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिकॉज आप एक बहुत पावरफुल पब्लिक पोजीशन पे है, तो वहां पे अगर आप 30 दिन से ज्यादा कन्विक्शन करके इसमें है तो आप वो पोजीशन को आप उस पोजीशन से हट जाएं। बिकॉज ये जो पोजीशंस है इनके साथ में इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जहां फेयरनेस और इंटीग्रिटी की बात आती है वहीं पे ये बोला गया है। तो अगर आप देखेंगे तो ये जनहित में है, ये डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए है कि आप किसी चलिए, फिर भी आखिरकार ये चीजें पार्लियामेंट के जरिए ही होनी है। आगे क्या होता है वो भी बताएंगे। लेकिन आप दोनों वरिष्ठ साइबर एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़े और डॉक्टर पवन दुग्गल, आपके साथ भी जुड़ना एक अच्छा अनुभव रहा, आपके ज्ञान को दर्शकों तक पहुंचाया। बहुत धन्यवाद आप दोनों का समय निकालने के लिए।